तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमिक न्यूज। आज है 8 अक्टूबर। आई होप आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैं तो यहाँ डिस्कस करता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स को। काफी अच्छा न्यूज़पेपर है, बेस्ट न्यूज़पेपर है इकोनॉमिक की न्यूज के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आज तो वैसा कोई विशेष न्यूज नहीं है दोस्तों, कल की एक न्यूज है। कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, कल 7 अक्टूबर था। कल मैंने पढ़ाया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई थी, ठीक है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें मैंने बताया था ज्यादातर जो पॉलिसी रेट है, रेपो रेट वगैरह में नो चेंज हुए थे। तो दोस्तों, केवल इस जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है ना, इसके साथ इसमें एक साथ दो काम होते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, बेसिकली इसमें एक तो एमपीसी ने क्या क्या डिसाइड किया, रेपो रेट क्या रहेगा, स्टांस क्या रहेगा, सीआरआर वगैरह क्या रहेगी, ये डिसाइड करता है। इसके साथ साथ में एमपीसी को छोड़ के केवल आरबीआई का गवर्नर अपनी पावर के अकॉर्डिंग एक डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी स्टेटमेंट भी जारी करते हैं। डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी स्टेटमेंट जारी करते हैं। इसमें दोस्तों जो आरबीआई का काम है ना, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी की बात नहीं होती। इसमें जैसे आरबीआई का काम है, जैसे पेमेंट के लिए अभी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम कई सारे चल रहे हैं, जैसे कि यूपीआई। तो पेमेंट कर लेकर जो कोई कुछ चेंज करना है, कुछ ऑर्डर में चेंज करना है, कुछ सर्कुलर जारी करना है, तो ऐसा यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर कोई डिसाइड करना है, कोई उनकी लिमिट बढ़ानी है। इसके अलावा कोई जो आरबीआई कंट्रोल करता है, कई सारे रेगुलेशन बनाता है, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए तो इनके रूल रेगुलेशन में कुछ बदलाव आएगा। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का काम आरबीआई देखता है, तो क्या इसको लेकर कोई बदलाव करना है क्या, तो ऐसी चीज में साथ में आरबीआई गवर्नर अनाउंसमेंट करते हैं। ये इनका पर्सनल डिसीजन होता है, इसका एमपीसी से कोई रिलेशन नहीं होता। एमपीसी का काम है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, उसमें चेंज करना। लेकिन पेमेंट का काम हो गया या बैंकिंग रेगुलेशन का काम हो गया, ये आरबीआई का सोल ओनर होता है, आरबीआई गवर्नर का अधीन काम होता है। तो इस साथ में इसको लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। तो इसमें को लेकर कल दो बड़े अनाउंसमेंट किए गए। जो डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी स्टेटमेंट है, उसमें कई सारे अनाउंसमेंट किए गए थे, कई सारे चेंज किए गए थे, लेकिन दो मेजर अनाउंसमेंट थे। फर्स्ट होता है, एक तो होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों गोल्ड लोन देते हैं। क्या करते हैं? गोल्ड लोन देते हैं। तो ये गोल्ड लोन देने की इनकी लिमिट बढ़ा दी। अब तक कितना करते थे? 2 लाख तक गोल्ड लोन दे सकते थे, लेकिन इस लिमिट को कल आरबीआई ने अनाउंस करके कितना बढ़ा दिया? 4 लाख कर दिया। तो आज के बाद से अब गोल्ड लोन की लिमिट कितनी होगी? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए 4 लाख होगी। इसके अलावा दोस्तों एक आरबीआई ने 2021 में एक फंड बनाया था, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पीआईडीएफ करके। 2021 में इसको अनाउंस किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो इसमें भी कुछ चेंज किया गया है। बेसिकली जब इसको अनाउंस किया गया था तब ये कहा गया था कि भाई 3 ईयर के लिए होगी ये स्कीम, लेकिन अब इसको कल अनाउंस किया गया कि 2 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। 2023 में खत्म होती है, लेकिन अब इसको 2025 तक कंटिन्यू कर दिया गया। तो ये दो मेजर अनाउंसमेंट हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट न्यूज देखिए, आरबीआई डबल्स यूसीबी अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक है उनकी गोल्ड लोन लिमिट होती है, उसको 4 लाख बढ़ा के कर दिया गया। तो इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखो क्या होता है ना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ये इनकी बुलेट रिपेमेंट स्कीम होती है, बुलेट रिपेमेंट स्कीम। इसके तरीके क्या करते हैं? गोल्ड लोन दिया करते थे। तो सबसे पहले तो सब लोग जानते हैं जो बैंकिंग का स्ट्रक्चर है, जनरल बैंक तो होते हैं, स्टेट बैंक हो गया, नेशनलाइज बैंक होता है, कमर्शियल बैंक होते हैं, इसके बाद में ना रीजनल रूरल बैंक होते हैं, कई सारे बैंक होते हैं। जब हम बैंक पढ़ेंगे, बैंकिंग क्लास में तब देखेंगे। लेकिन एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, गांव में रूरल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों क्या होते हैं? कई सारे लोन चलाते हैं। अब लोन दो तरह के होते हैं। लोन की जो स्कीम होती है 2 तरह की होती है। एक जनरल लोन जो हम देखते हैं, जनरल लोन आप हम लेते हैं, होम लोन ले लिया, हाउसिंग लोन ले लिया, कार लोन ले लिया। क्या करता है? सबको 10 लाख लोन ले लिया। अब क्या करेंगे हम? अगले महीने से ईएमआई चुकाना पड़ेगा, हर मंथ ईएमआई देना पड़ेगा, 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक वो लोन चुक जाएगा। लेकिन दोस्तों जो बुलेट रीपेमेंट स्कीम है ना, बुलेट रीपेमेंट, इसमें आप मंथली पेमेंट नहीं करते। क्या करते हो? मंथली पेमेंट नहीं करते, मंथली कोई ईएमआई नहीं देते। आप जब इसका टेनर पूरा हो जाएगा तो एक साथ पेमेंट देते हो। जैसे टेनर इसका जो एंड हो गया तो आप फुल पेमेंट करते हो। क्या करते हो? फुल पेमेंट करते हो। तो जो रीपेमेंट है ना हम करते हैं 2 तरह से होता है। तो नॉर्मल में क्या होता है? आपने 10 लाख रुपए लोन लिया, अब अगले महीने से किस्त आने लग जाएगी, हर महीने हमको ईएमआई भरना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा? वो चुकता रहेगा, 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो बुलेट रीपेमेंट सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है? इसमें मंथली ईएमआई नहीं भरी जाती, इसमें एक बार में पूरा पेमेंट कर दिया जाता है, मूल राशि इंटरेस्ट दोनों को मिला के, जैसे हम गोल्ड लोन में करते हैं। गोल्ड लोन में क्या होता है?
गोल्ड लोन को मुझे आज गोल्ड को मैंने गिरवी रख के 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो अब मैं मंथली ईएमआई नहीं देता। सपोज करो मैंने 1 साल के लिए लिया है, तो 1 साल के लिए मैं क्या करूंगा, 1 साल बाद सपोज करो 10% इंटरेस्ट था, तो 1 साल के बाद मैं ना सीधा 11 लाख रुपए जमा करके अपना गोल्ड छुड़ा लूंगा। तो इस प्रकार का जो पेमेंट होता है उसको कहते हैं बुलेट रिपेमेंट। ये टर्म न्यूज में है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि बुलेट रिपेमेंट से आप क्या समझते हैं। तो बुलेट रिपेमेंट का सिंपल मतलब होता है ईएमआई का कंसेप्ट नहीं है, सीधा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जब टर्म खत्म हो जाएगा तो पूरा पेमेंट एक साथ ही करना पड़ेगा वन टाइम में, दैट इज कॉल्ड बुलेट रिपेमेंट। तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या करते थे, बुलेट रिपेमेंट के तहत, इस बुलेट रिपेमेंट सिस्टम के तहत गोल्ड लोन दिया करते थे। गोल्ड लोन तो बैंक देते ही हैं, लेकिन इसकी लिमिट बांध रखी थी आरबीआई ने कि भाई इससे ज्यादा आप गोल्ड लोन नहीं दिया करोगे। वो लिमिट पूर्व में थी 2 लाख रुपए। अब दोस्तों कल जो अभी लेटेस्ट में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के साथ में अनाउंसमेंट किए गए थे 6 अक्टूबर को, बेसिकली उसमें क्या किया गया, इस लिमिट को बढ़ा के 4 लाख कर दिया गया। तो आपको अभी ये याद रखना है दोस्तों, हाल ही में कि आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के तहत को बुलेट रिपेमेंट स्कीम के तहत गोल्ड लोन लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया, तो पहले 2 लाख था, अब 4 लाख था। ये इतनी सी न्यूज है, को ज्यादा डिटेल में बात नहीं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देख सकते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बुलेट जो रिपेमेंट स्कीम के तहत गोल्ड लोन की लिमिट बढ़ाई। अब तक कितने देते थे, 2 लाख से 4 लाख तक दिया करते थे, लेकिन क्या हुआ, अब कितना दे पाएंगे, 2 लाख दिया करते, लेकिन हम 4 लाख दे पाएंगे। कौन दे पाएगा, तो एक और सिस्टम समझ लो। यहाँ एक सिस्टम होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल। इस पीएसएल के तहत दोस्तों क्या होता है, बैंक को जैसे मान लो बैंक में 100 रुपए जमा हुए, एनडीटीएल कहते हैं हम उसको, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जितना पैसा बैंक में जमा होता है उसको एनडीटीएल कहते हैं। 100 रुपए जमा होते हैं, तो आरबीआई फिक्स कर देता है कि भाई इसमें से कुछ परसेंटेज पैसा मैं जब कहूं सेक्टर को उनको देना है, एग्रीकल्चर को, फार्मर को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, ऐसे कुछ चुनिंदा सेक्टर फिक्स कर देता है, तो उनको इतना परसेंटेज लोन देना पड़ता है। सिंपल ये जनरली 40% का रूल है कि हर बैंक को क्या करो, 100 रुपए अगर लोन बांट रहा है तो 40 रुपए लोन कुछ चुनिंदा सेक्टर जो आरबीआई डिसाइड करेगा उनको देना पड़ता है। तो अब तक ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो पीएसएल का नॉर्म थे ना वो 40% थे, लेकिन आरबीआई ने ये कहा कि भाई 40% कम है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, इसको बढ़ा के हम कितना करेंगे, 75% करेंगे। कब तक करेंगे, हम इसको बढ़ा के 2026 तक करेंगे। लेकिन कई बैंकों ने, आरबीआई ने घोषणा करी, उसके अनुपालना में 2023 में क्या किया, ये 75% का या जो भी लिमिट थी उसको अचीव कर लिया। तो जो बैंक जल्दी प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लिया उनको कुछ फायदा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो उनको फायदा मिलना चाहिए। तो ऐसे बैंकों के लिए लिमिट बढ़ाई गई 4 लाख रुपए। समझे बात को आपको, जिस बैंक ने प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का टारगेट जल्दी अचीव कर लिया, ऐसे लोगों को अब बहुत ज्यादा गोल्ड लोन दे पाएंगे। 2 लाख थी अब तक, और उसको बढ़ा कितना कर दिया, 4 लाख कर दिया। तो ये इतनी न्यूज थी। 31 मई 2000 तक पीएसएल टारगेट पूरा कर लिया हो, ऐसे बैंक को क्या करेंगे, 2 लाख से बढ़ा के 4 लाख तक अब गोल्ड लोन दे पाएंगे। तो यहां तक इसमें न्यूज में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन माय ओपिनियन। तो इसके बाद हम सेकंड न्यूज देखते हैं। आरबीआई इंक्लूड्स पीएम विश्वकर्मा अंडर पीआईडीएफ स्कीम, एक्सटेंड टेनर ऑफ स्कीम बाय अनदर 2 ईयर। तो एक पीआईडीएफ स्कीम चलाई गई थी, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पीआईडीएफ, ठीक है। तो दोस्तों आज की डेट में, अब तक तो आप अगर न्यूज पेपर पढ़ रहे होंगे, करंट को अपडेट रखते होंगे, तो इंडिया तो इतना तो समझ गए होंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर रही है। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट हो, यूपीआई के माध्यम से हो, डेबिट कार्ड के माध्यम से हो, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो, क्यूआर कोड के माध्यम से हो, चाहे जो हैंड होल्डिंग मशीन आती है उन डिवाइसेस के माध्यम से हो। तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही, ताकि जो कैश ट्रांजेक्शन हो ना वो कम से कम हो। कैश ट्रांजेक्शन का कई नुकसान होते हैं, एक तो आरबीआई का बैंकों का खर्चा बढ़ जाता है, दूसरा और इसका होता है कि जो बैंकिंग रिकॉर्ड में शामिल नहीं हो पाता तो इनकम टैक्स वगैरह में दिक्कत आती है। तो गवर्नमेंट का ओवरऑल जो टारगेट है या गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट चाहते हैं वो चाहते हैं देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। आपने सबने देख रखा है यूपीआई को अभी कितना बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट या आरबीआई सब मिलकर। तो इसी क्रम में जब 2021 में देखा कि भाई डिजिटल पेमेंट कब करेगा आदमी, जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। मेरे पास मोबाइल में फोन पे है लेकिन सामने वाले के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, मेरे पास डेबिट कार्ड है लेकिन वो घिसने वाली मशीन ही नहीं है, हम स्वाइप करते हैं ना पेट्रोल पंप पर, तो मशीन ही नहीं है, तो मैं कैसे पेमेंट करूंगा। तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्यूआर कोड सामने लगा होना चाहिए, वो जो मशीन होती है देखिए ना आपने स्वाइप मशीन, वो मशीन होनी चाहिए। वो मशीन नहीं होगी, आपके पास एटीएम कार्ड है लेकिन कोई दुकान पर आप गए उसके पास वो स्वाइप मशीन ही नहीं, तो आप कैसे पेमेंट करोगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है, बड़े शहरों में मिल जाती थी, बड़े शहरों में काफी ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन छोटे शहर हैं जो स्मॉल सिटी है, सब लोग स्मॉल सिटी है,
यहाँ पर क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होती नहीं थी, वो स्वाइप मशीन होती नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये महंगी पड़ती है। क्या पड़ती है? कॉस्टली पड़ती है। स्वाइप मशीन क्या होती है? कॉस्टली पड़ती है। सामने छोटा दुकानदार है, वो 10,000 20,000 में वो स्वाइप मशीन क्यों खरीदेगा जब उसको इतना इनकम ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसका क्या तरीका है, तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई हम ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, पेमेंट इंफ्रा, इनको कोई अगर लगाता है, कोई इंस्टॉल करता है, तो उसको सब्सिडी देंगे। क्या करेंगे? सब्सिडी देंगे। भाई जैसे मान लो वो मशीन स्वाइप मशीन 10,000 रुपए मारी है, तो हम उसको 5,000 रुपए सब्सिडी दे देंगे। अब उसको 5,000 में पड़ेगी, तो फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग वो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने दुकान पे इनके लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने 2021 में बेसिकली स्कीम कह दो या फंड कह दो, ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई थी। इसमें आरबीआई ने अपनी तरफ से कुछ पैसा मिलाया और इससे क्या हुआ, उनको सब्सिडी दिया करते थे। ये दोस्तों केवल छोटे शहरों के लिए थी, बड़े शहरों में तो खूब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में खूब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप जयपुर में जाओ तो लगभग हर दुकानदार के पास में स्वाइप मशीन मिल जाएगी, लेकिन छोटे कस्बों में नहीं मिलती है। तो ये टीयर 3 से टीयर 6 सिटी के लिए ये फंड लेके आए थे। साथ में कुछ जो ज्योग्राफिकल कठिन एरिया आए थे, जम्मू कश्मीर का एरिया है, ऐसे एरिया को इसमें शामिल किया गया था। तो इन्हीं एरिया में अगर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्वाइप मशीन वगैरह लगाओगे तो गवर्नमेंट इस पर कुछ पैसा सब्सिडी के रूप में देगी। ये स्कीम 2000 में जब जनवरी 2021 में लागू हुई थी, तो 3 ईयर के लिए अनाउंस की गई थी, ओनली फॉर 3 ईयर, मतलब 2023 में इसको समाप्त हो जाना था। लेकिन अभी भी आरबीआई को लग रहा है कि पूरी तरह से पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था, वो नहीं हुआ। तो कल का जो अनाउंसमेंट था वो यही था कि इसको क्या करेंगे, 2 साल और बढ़ाया जाएगा स्कीम को। कितना हो जाएगा भाई? 2025 तक हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का टेनर बढ़ा के कितना कर दिया, या पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का किससे संबंध है, ये आरबीआई के द्वारा बनाया गया है दोस्तों, कोई अदर संस्था नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको स्थापना की गई है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें कुछ पैसे डालता है। यहां तक बात ठीक है। और लेटेस्ट में अभी अगर आपको पता हो तो भारत सरकार ने जितने भी आर्टिसंस हैं, पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की गई थी। आपको ध्यान होगा, मैंने इसको वीडियो भी बनाया था डिटेल में, अभी आज नहीं बताऊंगा। जितने भी जैसे लोहार है, बढ़ई है, चर्मकार है, शिल्पकार है, बुनकर है, ऐसे लोगों को बेनिफिट के लिए इनको लोन दो, इनको ट्रेनिंग दो, इनको डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दो। तो ऐसे कामों के लिए ये गवर्नमेंट ने 13,000 करोड़ रुपए की लागत से ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इनको भी क्या कर लिया, ये पीएम विश्वकर्मा योजना को भी पीआईडीएफ स्कीम में शामिल कर लिया। अगर ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत कोई अगर डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको भी क्या करेंगे, ये पीआईडीएफ स्कीम के तहत सब्सिडी का लाभ मिलेगा। तो आप लोग, आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात को। लास्ट में इसको देखो, पीपीटी से देख सकते हैं, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, स्कीम है, उसको 2 साल बढ़ा दी। 2021 में इसको खत्म किया गया था, 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था, 2023 में समाप्त होनी थी, लेकिन 2025 तक इसको बढ़ा दिया। टीयर 3 टू टीयर 6 सिटी तक जो पॉइंट ऑफ सेल है, या स्वाइप मशीन कहते हैं ना उसको कई लोग पॉइंट ऑफ सेल भी कहते थे, पीओएस मशीन एक ही बात है। तो पीओएस मशीन को लगाएगा, कोई क्यूआर कोड लगाएगा, उसमें कुछ खर्चा होगा तो उसमें कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट दे देगी। और इसके साथ साथ में जो पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी को भी इसके बेनिफिट दायरे में लेके आया जाएगा। तो दोस्तों आज की पूरी न्यूज इतनी थी, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।